हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग ध्वनि चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, यह वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक, तो आज का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 40 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, ये गलत है। रात्रि के तापमान बहुत कम और दिन से अत्यधिक होते हैं, गलत है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे नहीं सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। ठीक है, सबसे कम गैस में होता है। ठीक, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर नहीं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि ध्वनि संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम होना जरूरी है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। ठीक है, फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति ध्वनि संचारित न होने के कारण एक दूसरे से बात को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो समझिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं है और ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो वह कौन सा प्रक्रिया है, उसे कहते हैं ध्रुवण। ठीक है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। इसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों घटना घटित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण। देखिए, ध्रुवण क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, जबकि ध्वनि क्या है हमारा, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, उनके दोलन की दिशा संबंधित है, ध्रुव का अर्थ निश्चित। ध्रुव तरंग में किसी सीमित रूप से ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुव तरंगों में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? तो इसके ऑप्शन देख लेंगे। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, एक ही दिशा में इंगित होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं तो अपने मुंह के आगे हाथ रख लेते हैं। ठीक है, तो यह इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला ऑप्शन देखेंगे। ध्वनि पूर्तिया ध्वनि बढ़ जाती है, गलत। ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, इस कार्यकारी का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होता है, इसलिए हम अपने हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन गलत है। प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता और रेडिएटर, तो किसके लिए करते हैं, ध्वनि की तीव्रता के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। प्रतिध्वनि का कारण है, तो जो प्रतिध्वनि का कारण होता है वो किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण। तो ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ध्वनि का परावर्तन ही क्या प्रतिध्वनि का कारण है। ध्वनि का अपवर्तन और शोषण चाल। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः वस्तु से वापस लौटती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, यह ध्वनि परावर्तन का परिणाम है, जो कुछ देर बाद स्रोत के पास पहुंच जाता है। क्या है, वापस पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितना दूरी होना चाहिए, 17 मीटर या 56 फीट। 17 मीटर या 56 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 17 मीटर या 56 फीट। यह इसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है।
क्वेश्चन नंबर 47, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो जो रडार का प्रणाली है किस सिद्धांत पर आधारित है ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन दिए गए, रेडियो तरंगों का अपवर्तन गलत, रेडियो तरंगों का परावर्तन गलत, किसके आप पर, डॉपलर प्रभाव पर, ठीक है। यह इसका क्या है, सही उत्तर है रमन प्रभाव गलत। तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार के आविष्कारक कौन है, टेलर और लियोइंग ने 1922 में किया था, ठीक है। इसका उपयोग वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों का पता करने में किया जाता है, ठीक है। रडार में मैग्नेट्रॉन से रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है और उसमें उपस्थित एंटीना की सहायता से इन तरंगों को फैलाया जाता है। जब ये रेडियो तरंगें किसी वस्तु से टकराकर वापस रडार तक पहुंचती है तो इन्हें एंटीना के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। इन रेडियो तरंगों को रिसीव करके उससे प्राप्त जानकारी को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ तथा प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, 1/10 सेकेंड से ज़्यादा, 1/10 सेकेंड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन है, 1/10 सेकेंड से अधिक, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किनारे किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑडिटोरियम की सुंदरता बढ़ाने के लिए गलत, निर्माण की लागत को कम करने के लिए गलत, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना ये भी गलत है। इसका सही क्या है, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, ठीक है, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो कितने समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। कितना रहता है, 1/10 सेकेंड तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1/10 सेकेंड, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत है, 1/5, 1/20, 1/2, ये क्या है, ऑप्शन गलत है। रहना कितना चाहिए, 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो किसके कारण करती है, अपवर्तन, विवर्तन, किसके कारण करती है, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुंच जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और श्रोता के बीच कम से कम 17 मीटर या 56 फीट की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए। तो अभी हमने बताया कितना, 17 मीटर या 56 फीट, ठीक है। तो यह क्या इसका सही उत्तर है, 56 फीट या 17 मीटर, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत हैं। कितना होना चाहिए, 17 मीटर या 56 फीट। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टेथोस्कोप किसके आधार पर है, परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यह इसका क्या सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन गलत है, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये गलत है। तो किसके सिद्धांत पे है, परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आरआरबी में पूछा गया है। तभी हमने बताया किसके कारण, परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह इसका क्या है, सही उत्तर है। अपवर्तन, अवशोषण, विवर्तन, ये सारे क्या है, गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, परावर्तन, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो जो सोनार होता है, सोनार, ठीक है, ये वाला, इसका क्या होता है, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है।
तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा नहीं, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? नौ संचालन द्वारा। ठीक, तो यह इसका क्या है? सही उत्तर है, नौ संचालन द्वारा करते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, अनुरणन काल और हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? साबिन ने। किसने किया है? साबिन ने। ठीक है, इन्होंने ही किया है। डॉपलर, न्यूटन और लाप्लास ये गलत है, किसने किया है? साबिन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, डेढ़ हाल का अनुरण काल होता है तो कितना होता है? 0 सेकेंड होता है। कितना होता है? 0 सेकेंड। यह इसका सही उत्तर है, 0 सेकेंड। ठीक है, 0.8, 1.8, 8 सेकेंड ये सारे गलत हैं। कितना होना चाहिए? 0 सेकेंड डेढ़ हाल का अनुरण काल। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गुंजहीन हाल का अनुरण काल 0 सेकेंड होता है। गणना द्वारा यह पाया कि किसी हाल का अनुरण काल 0.8 सेकेंड से अधिक है तो वक्ता द्वारा दिए गए जाने वाले भाषण के सब व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता है, इसलिए हमारा कितना रहना चाहिए? 0 सेकेंड। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, 0 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण, क्या देखिए इसके कारण? अनुनाद, रेजोनेंस के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। यह क्या इसका सही उत्तर है? और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दाब बढ़ने से पुल टूटने खतरा रहता है, डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने खतरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ठीक है, देख लीजिए वही एक्सप्लेनेशन है। अनुनाद क्या है? प्रवर्धित कंपन की एक ऐसी स्थिति है, अनुनाद में प्रवर्धित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। सैनिकों को पुल पार करने का प्रशिक्षण अनुनाद से बचने के लिए दिया था। किससे बचने के लिए? अनुनाद, रेजोनेंस। किसी पुल को कंपन कर सकने वाले निकाय माना जा सकता है कि स्वाभाविक आवृत्ति एक निश्चित मान होगा। यदि सैनिकों को नियमित पड़ने वाले कदम की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाए तो अनुनाद स्थिति आ जाएगा और पुल में अधिक आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे, इससे पुल टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसी से हम क्या बोलते हैं कि सैनिकों को टुकड़ी कदम मिलाकर नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव हुआ है। यह संभव किसके कारण हुआ है? अनुनाद के कारण, रेजोनेंस। ठीक है, विस्पंदन नहीं, व्यक्तिकरण नहीं, विवर्तन। किसके कारण? अनुनाद के कारण हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन क्या कहलाता है? अनुनाद कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनुनाद। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी रेडियो सेट से ट्यून करने के समय रेडियो की धारिता के मान को तब तक बदला जाता है जब तक कि विद्युत की वो आवृत्ति न प्राप्त हो जाए। जितनी आवृत्ति आ रही ध्वनि संकेत की है, एंटीना के छोटे विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न किए गए हैं तो उसकी समस्वरित परिपथ के आयाम के बराबर का आयाम बना सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कहा जाता है कि तब जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव हुआ तो ध्वनि के किस गुण के कारण हुआ? तो किस गुण के कारण हुआ? अनुनाद, रेजोनेंस के कारण हुआ। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण नहीं। किसके कारण? रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। ठीक है, तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।